हेलो एवरीवन। तो कल्याण ज्वेलर्स के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं कॉनकॉल बीवाई कंपनी का। सो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करें, हालांकि सेल्स ग्रोथ का नंबर इन्होंने पहले शेयर कर दिया था बिजनेस अपडेट में, बट प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे कैसी परफॉर्मेंस रही है, मैनेजमेंट का कॉनकॉल कैसा रहा है, आगे का कैसा कमेंट्री, क्या आउटलुक दिया है कंपनी ने, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो हमने इनके बिजनेस अपडेट में डिस्कस किया था ना कि स्टोर एक्सपेंशन प्लान थोड़ा सा स्लो लग रहा है कंपनी का, तो मतलब एक रिस्क लग रहा था कि शायद ये गाइडेंस को घटा ना दें जो ये स्टोर ओपन करने का टारगेट था, बट उस पार्ट पे अपने गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन करा है। तो जो ये स्लाइड इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपने पीपीटी में शेयर किया था ना कि अगले 2 साल के लिए कैसा स्टोर एक्सपेंशन प्लान है, वो सेम चीज आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने मेंटेन रखी है। 362 स्टोर्स ये टोटल टारगेट कर रहे हैं कल्याण के लिए इस साल के एंड तक, जिसका मतलब है कि पूरे साल में लगभग 84 स्टोर्स कंपनी ओपन करेगी कल्याण के। तो जो भी पेंडिंग स्टोर्स है वो आपके Q4 में आ जाएंगे। सेम आप देखोगे जो कैंडी इनका जो ब्रांड है वो उसकी कंपनी लगभग 80-90 स्टोर्स प्लान कर रही थी, उसका भी गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। 153 स्टोर्स कंपनी के इस साल के एंड तक हो जाएंगे। फिर जो डेट रिडक्शन का प्लान था वो भी मेंटेन रखा है कंपनी ने। 400 करोड़ का इनका नॉन जीएमएल हो जाएगा। एक तो है जीएमएल गोल्ड मेटल लोन, दूसरा है नॉन गोल्ड मेटल लोन, मतलब जो इन्होंने दूसरे नॉन कोर एसेट के लिए जो इन्होंने वो लोन वगैरह ले रखा था, तो कंपनी उसको क्लीन करने को देख रही है। वो भी आपका ये 400 करोड़ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर तक इनका टारगेट है कि इसको नील कर देगी कंपनी। इसके अलावा जो एक इनका रियल स्टेट का जो एक एसेट बैंक के पास में कोलेट्रल पड़ा हुआ था, सो उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि उसको रिलीज कर रही है बैंक, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट ईयर तक इनका टारगेट है कि उसको भी बैंक मतलब कंपनी जो है उसको वो डाइवेस्ट कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी, और मतलब सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी और बिजनेस में उसको यूज करेगी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है कल्याण की, अगर आप इनका रिटर्न रेशियो देखोगे ना, आरओसी का नंबर, आरओई का नंबर, इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। मतलब आरओई तो स्पेशली अगर आप 2-3 साल पहले तक इसका आरओई देखोगे, बहुत ज्यादा बोला भी जाता था इस चीज के लिए कल्याण को कि 35% पे ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन आरओई काफी लो है। अब आप देखोगे आरओई लगभग इनका डबल हो गया है सिर्फ लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। 11-12% का आरओई आपका 23% का हो गया है। साथ में आप आरओसी भी देखो, 28% के आसपास का आरओसी कंपनी ने बना लिया है। तो ओवरऑल रिटर्न रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ये एक्सपेंशन प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सारी चीजें अच्छे अपडेट दी है इन्होंने। फिर ग्रोथ तो हमने देखा था इनका 42% का था इंडिया बिजनेस के अंदर। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ये काफी सरप्राइजिंग है, इसमें 52% की ग्रोथ आई है कंपनी की वाई वाई लेवल पे। देन इबिट्टा 77% से कंपनी का ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट कंपनी का 84% से ग्रो किया। अगर हम इंडिया बिजनेस की बात करें, लगभग 400 करोड़ का पैट तो इन्होंने इंडिया बिजनेस से बना दिया है। अब इसमें जो फ्रेंचाइजी वाले जो इनके शोरूम्स हैं उसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन आया है 51%। हार्डली 3-4 ईयर्स पहले ही इन्होंने अपना ये फ्रेंचाइजी वाला मॉडल स्टार्ट किया था और 3-4 साल के अंदर आप देखो तो 51% का रेवेन्यू ऑफ कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल से आता है। एसएसजी भी अच्छा रहा है 27% के आसपास का। देन कंपनी का अगर आप ये मतलब साउथ देखो, नॉन साउथ देखो, दोनों में अच्छी डिमांड रही है, अच्छी ग्रोथ रही है, 34%, 37%। प्लस गोल्ड सेगमेंट और आपका ये स्टड ज्वेलरी वाला सेगमेंट, इन दोनों में अच्छी ग्रोथ है। गोल्ड आपका 37% से ग्रो हुआ है और स्टड ज्वेलरी में 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड एक्चुअली में ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इतने ज्यादा मतलब इंप्रूव हुए, 52% की ग्रोथ, क्योंकि स्टड ज्वेलरी में आपके मार्जिन बेटर होते हैं, मेकिंग चार्जेस आपका ज्यादा अच्छा बनता है उसमें, तो यहां से हमको इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखता है। फिर मिडिल ईस्ट में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 28% का टॉप लाइन ग्रोथ है, प्लस प्रॉफिट में भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, 54% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड कंसोल लेवल पे आप देखोगे तो 90% का पैड ग्रोथ है कंपनी का। रिटर्न रेशियोज वही हम बात कर रहे थे, पहले कंपनी का आरओई आप देखो 12% होता था, 12-13%। ये तो FY23 का है। अगर आप इससे भी पहले का देखोगे ना, जब मैंने इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था FY22 के आसपास, तब इनका आरओई होता था सिंगल डिजिट में 9-10% के आसपास। वहां से आप देखोगे तो मोर देन डबल कर दिया कंपनी ने लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर, तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। प्लस मार्जिन भी कंपनी के अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ में देखें तो इंप्रूव हुए हैं वाई वाई लेवल पे। नेट डेट टू इक्विटी मतलब वो तो कंपनी कम कर ही रही है, जो नॉन जीएमएल इनका जो डेट है उसको कंपनी कम करती जा रही है हर एक साल। इन्वेंट्री टर्न बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। अगर पहले हम कल्याण को कंपेयर करते थे बाकी इनके पीयर्स के साथ में, तो बहुत बड़ा गैप था इन्वेंट्री टर्न में। अब आप देखो, चाहे इंडिया बिजनेस हो या आपका ये पूरा कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखो, दोनों में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो इंडिया बिजनेस का इनका इन्वेंट्री टर्न है वो 3.5 पहुंच चुका है, जो पहले आपका 2.52 के आसपास होता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैपिड स्टोर एक्सपेंशन की है, बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ी और यही मेन रीजन है कि आपके रिटर्न रेशियोज में भी हमको इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो इस तरीके की ओवरऑल परफॉर्मेंस रहे हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पे एक्चुअली जो एक्सपेक्टेड था उससे बेटर नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, इबिट्टा में 77% की ग्रोथ है और पैट लगभग इनका 90% से ग्रो किया है। तो हमने तो एस्टिमेट लिया था कि प्रॉफिट इनका लगभग 370, 80, 400 करोड़ के आसपास आएगा, बट कंपनी ने आई थिंक 420 करोड़ का पैट जो है वो कर दिया ये Q3 के अंदर। अब कौन कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दी है, कैसा आउटलुक दिया है आगे का। सो एक तो मतलब इनका
हर एक कॉल में वो जो फ्रेंचाइजी को लेकर के पूछा जाता है, इस कॉल में भी आप देखोगे पहला क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा गया। लास्ट ईयर इनको एक वो इमरजेंसी कॉल भी करना पड़ा था, जैसे केन्स ने किया था, केन्स टेक्नोलॉजी ने दिसंबर में, क्योंकि स्टॉक प्राइस इतना गिर रहा था, मार्केट में र्यूमर्स थे कि कंपनी को अपना स्टोर एक्सपैंड करने के लिए नए फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहे, तो मैनेजमेंट को कॉल करना पड़ा था। अभी इस कॉल में आप देखोगे पहला क्वेश्चन भी वही पूछा गया कि गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या मतलब जो आपका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए आपको फ्रेंचाइजीज मिल रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइजी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या वो स्टोर एक्सपेंशन प्लान पे कुछ आपका रिस्क है। प्लस गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली आपका वो जो ओवरऑल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो बढ़ने का रिस्क रहता है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हम ज्वेलरी बिजनेस में ऐसा तो है नहीं कि अभी हमने स्टार्ट किया 1-2 साल पहले, हम 30 मोर देन 30 ईयर से इस बिजनेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई भी ज्वेलर हो, कोई भी रिटेल ज्वेलर हो, ये बेसिक रिस्क कैसे मेंटेन करना है ये उनके डे टू डे ऑपरेशन में होता है। मतलब इसके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, ये उनका जो प्रोसेस है डेली बिजनेस ऑपरेशन का, उसके अंदर ऑलरेडी उनको पता होता है कि गोल्ड प्राइसेस आपके कभी भी बढ़ सकते हैं, 20% 30% तक का जो उसमें मूवमेंट है वो आ सकता है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो उसके लिए आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हो, इसकी प्लानिंग प्रोसेसिंग ऑलरेडी होता है, और वही चीज हम अपने फ्रेंचाइजीज के साथ में भी शेयर करते हैं। कंपनी कहती है, हम इनका कहना है कि हम जब भी किसी फ्रेंचाइजी को ऑन बोर्ड करते हैं ना, तो फ्रेंचाइजी तो हालांकि इंटरेस्ट दिखाता है कि कल्याण का इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गया है, पैन इंडिया लेवल का रिटेलर है, तो फ्रेंचाइजी तो चाहता है कि एकदम से वो 3-4-5 स्टोर ओपन करे, मतलब 3-4-5 स्टोर का कॉन्ट्रैक्ट ले। बट कल्याण क्या करता है कि हर एक फ्रेंचाइजी का स्टार्टिंग में एक ही स्टोर के साथ में उनके मतलब वो स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टोर के साथ में जब वो अपनी एफिशिएंसी दिखाता है, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, देन आगे जाके कल्याण उस फ्रेंचाइजी के साथ में और ज्यादा स्टोर्स ओपन करता है। तो कंपनी कहती है हम एकदम से रिस्क नहीं लेते, और हम फ्रेंचाइजी को पहले से बोल के रखते हैं कि आपका जो टोटल इन्वेंट्री अभी स्टोर में है, इसका 30% का बफर आपको ऑलरेडी लेके चलना है। यानी कि अगर इन केस गोल्ड प्राइसेस सडनली बढ़ गए तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ सकता है, तो आपके पास में 30% कैपिटल जो है वो ऑलरेडी होना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी आपके पास में होना चाहिए कि एकदम से ऐसा प्रॉब्लम ना आए। तो वो चीज कंपनी कह रही है वो काफी अच्छे से मैनेज हो रहा है, एंड जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। और मतलब जैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर में 5 करोड़ की इन्वेंट्री थी, अब वही सेम केजी सेम वॉल्यूम मेंटेन अगर आपको करना है अपने स्टोर में, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, 5 करोड़ से 9 करोड़ या 10 करोड़ हो गई फॉर एग्जांपल। तो कंपनी कह रही है उसमें हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है ना उसको कट कर देते हैं। अगर हमने पहले 100 केजी रखा हुआ है तो उसको कम करके 70 केजी या 60 केजी कर देते हैं। मतलब एग्जैक्टली उतने परसेंटेज से कट नहीं करती कंपनी जितने परसेंटेज से गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, कुछ परसेंटेज कट कर देती है। प्लस आपका वो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन होता है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने 22 कैरेट की ज्वेलरी पहले ज्यादा रखी है, अब अगर गोल्ड के प्राइसेस एकदम बढ़ गए तो आप क्या करते हो, 18 कैरेट का जो वेट है वो बढ़ा देते हो, 14 कैरेट का जो वेट है उसको बढ़ा देते हो। तो इस तरीके से भी कंपनी मैनेज करती है। सो इनका कहना है वही फ्रेंचाइजीज को भी ऑलरेडी हम हमारी गाइडलाइन होती है और बहुत अच्छा उस पर मैनेजमेंट चल रहा है, स्टोर एक्सपेंशन का कोई ऐसा रिस्क दिखता नहीं है। देन कंपनी के ये जो गोल्ड प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, प्लस डेट पे भी इनको पूछा गया कि क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई इन्वेंट्री होल्ड करने की, तो क्या डेट रिडक्शन प्रोग्राम मैनेजमेंट इसको रोकने को देख रहा है। इन्होंने Q1 में उसको रोक भी दिया था, फिर Q2 में दोबारा से स्टार्ट किया, बट वो दूसरा पर्पस था, वो बैंक ने इनका जो कोलेटरल था उसको रिलीज नहीं किया था। तो अभी मैनेजमेंट बोल रहा है गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से अगेन वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कैश स्टक हो गया इन्वेंट्री के अंदर, हमारे पास में कैश अवेलेबल है, और Q4 में वापस से हम डेट रिडक्शन करेंगे। तो डेट रिडक्शन कंपनी कैसे करती है, मतलब Q2 और Q4 में कंपनी डेट रीपे करती है। जो Q1 और Q3 होता है ना, वो क्योंकि रिटेल ज्वेलरी के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वहां पे आपकी वेडिंग डिमांड अच्छी होती है, फेस्टिवल्स काफी सारे होते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, फिर आपका थर्ड क्वार्टर में। तो मैनेजमेंट बोल रहा है उसमें हमारा ज्यादा फोकस होता है आपका ब्रांडिंग के ऊपर, स्टोर एक्सपेंशन के ऊपर, कस्टमर को और कैसे ऑन बोर्ड किया जाए, इन सारी चीजों के ऊपर। तो उसमें हम ये डेट रिडक्शन नहीं करते। डेट रिडक्शन हमारा Q2 और Q4 के अंदर होता है। तो Q2 में किया था, अब Q4 में जो बाकी का डेट रिडक्शन है कंपनी का इस साल का, वो ये करेंगे, वो मतलब कंटिन्यू है। फिर जो इनका न्यू ब्रांड का इनका टारगेट था कि रीजनल ब्रांड ये लेकर के आ रहे हैं, तो कंपनी का कहना है कि FY26 में एक ही स्टोर हम ओपन करेंगे अभी इस क्वार्टर में, ये जो Q4 आपका चल रहा है, तो उसमें कंपनी एक स्टोर ओपन करेगी। फिर उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि FY27 में उसका स्टोर एक्सपेंशन किस तरीके से होगा। देन गोल्ड प्राइसेस बढ़े जरूर है, लेकिन मैनेजमेंट का बोलना है कि जो स्टड ज्वेलरी की डिमांड है ना, वो फिर भी हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि मतलब आजकल के जो कस्टमर्स हैं, एक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, ऑनलाइन रिसर्च अवेलेबल है, प्लस ब्रांड्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, सेलिब्रिटी के साथ में ना एजुकेट कर रहे हैं कस्टमर को आप ये डायमंड ज्वेलरी की तरफ। तो कस्टमर भी जब हमारे स्टोर पे आता है तो देखता है कि अगर वो वही मतलब वो प्लेन गोल्ड प्लेन ज्वेलरी का अगर वो रिंग ले रहा है, तो उसमें क्या है कि मतलब दिखने में काफ़ी सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा प्रीमियम लुक नहीं देता वो। और उसी के कंपैरिजन में अगर वो डायमंड ज्वेलरी ले तो वहाँ पे हम अपना डिजाइनिंग वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी आपका 18 कैरेट के
के अंदर ज़्यादा सेल होता है, तो कंपनी कह रही है वहाँ पे हमारी जो डिजाइनिंग है उसको हम ज़्यादा शो कर सकते हैं, तो अब अपसेल करने में हमको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होता नहीं है, इसीलिए स्टड ज्वेलरी हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से सेल हो रही है, उसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा निकल रहा है। देन इनको स्टॉक प्राइस के ऊपर भी पूछा गया कि मतलब आपके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, एक्सपेंशन अच्छा है, बट आपका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है पिछले कुछ टाइम में, तो मतलब मैनेजमेंट इस पर क्या ही रिस्पॉन्स करेगा, तो वही उनका आंसर है कि हमारा फोकस बिजनेस एग्जीक्यूशन के ऊपर है, ऑन ग्राउंड जो चीज़ें चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के ऊपर है, तो वो तो हम अपने पार्ट पे कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस में डेली मूवमेंट क्या हो रहा है ये तो ऑफकोर्स मतलब इनके कंट्रोल के बाहर है। देन इनका अगर आप 50% सेल्स देखोगे ना तो वो आ रहा है जो कस्टमर के कन्वीनियंस को लेकर के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उससे, जैसे 30% तो इनका सेल्स आता है ओल्ड गोल्ड जो एक्सचेंज होता है उससे, कस्टमर आता है पुराना गोल्ड देता है वहां से सेल आता है, बाकी 18 से 20% इनका सेल्स आ रहा है ये जो आपके SIP टाइप जो प्रोग्राम होते हैं ना, मतलब इंस्टॉलमेंट में जो आप देते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी कस्टमर को कोई ज्वेलरी परचेज करना है, कोई नेकलेस वगैरह परचेज करना है 1 लाख रुपीज़ का, तो आई मीन इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं तो अफोर्डेबल नहीं होता ना कि आप एकदम से 1 लाख रुपए दे दो, तो अलग अलग ज्वेलर की स्कीम होती है कि जैसे आप उसको बुक करवा लो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर और फिर मंथली इंस्टॉलमेंट पे 8,000 9,000 10,000 में आप उसको EMI टाइप पे करते रहो, तो 18 से 20% जो सेल्स है वो यहाँ से आ रहा है और 30% सेल्स कंपनी का ओल्ड गोल्ड प्रोग्राम से आ रहा है। सो उनका कहना है कि ये जो कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो ये कन्वीनियंट वाली स्कीम होती है ना, ये रिटेल ज्वेलर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो मतलब इतने वॉलेटाइल गोल्ड प्राइसेस में भी काफ़ी अच्छी हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस ये जो Q4 अभी चल रहा है इसके लिए भी मैनेजमेंट का बोलना है कि स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, मतलब जनवरी पूरा हमको फुटफॉल वगैरह अच्छा देखने को मिला है, जबकि अगेन गोल्ड प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल रहे, फिर भी ऐसा डिमांड में हमको सॉफ्टनेस देखने को नहीं मिली है। Q3 तो था ही बहुत सॉलिड था, बट Q4 में भी फुटफॉल वगैरह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। प्लस जो स्टड ज्वेलरी है उसमें कंपनी का कहना है कि साउथ में उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ग्रोथ आपको दिखेगा साउथ में ज़्यादा है, मतलब इसको समझो जो स्टड ज्वेलरी की सेल्स है उसमें ग्रोथ में आपको दिखेगा साउथ में उसकी ग्रोथ ज्यादा है परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन एक्सेप्टेंस वहां पे कम है, ग्रोथ परसेंटेज में इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि उसका बेस काफी लो है, लेकिन जो आपका नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है ये स्टड ज्वेलरी की। जो साउथ है वहां पे अभी भी 22 कैरेट जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, बट धीरे धीरे 18 कैरेट वहां पे अब थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, लोग उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके का है। फिर ये लैब ग्रोन डायमंड को लेकर के जैसे टाइटन ने एंटर किया तो इनको भी पूछा गया, इनका कहना है कि अभी हमारा उस पर मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट आ नहीं रहा, मेनली कस्टमर्स की तरफ से, जैसे ये पहले बोलते थे कि कोई इंक्वायरी नहीं आ रही, तो जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करेगा हमारे स्टोर पे तब तक एज अ रिटेल ज्वेलर हम उसको पुश नहीं कर सकते, तो अभी वही वेट एंड वॉच वाले मोड में है, बट आई मीन आगे आने वाले टाइम में इनको स्टार्ट तो जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप देखोगे तो टाइटन जैसा बड़ा प्लेयर जब एंटर कर गया है, और भी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस सेगमेंट के अंदर एंट्री तो ले ली है, स्टार्ट कर दिया एक्सपेंशन, तो ये पीछे रह सकते हैं। कल्याण हो गया, फिर अनलिस्टेड में एक आप उसको भी देखोगे मालाबार, वो भी अभी तक वही बोलते हैं कि वेट एंड वॉच है, मतलब कस्टमर से वैसी डिमांड हमको देखने को मिली नहीं है, तो अभी तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने इस पर शो किया नहीं है। फिर ये काफ़ी अच्छा है कि ग्रॉस मार्जिन कंपनी के क्यों इंप्रूव हुए, तो इनका कहना है 5 मेन ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहला तो स्टड ज्वेलरी मिक्स, मतलब स्टड ज्वेलरी का सेल बढ़ गया तो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दूसरा इनका कहना है कि फ्रेंचाइजी सेल अगर आप देखोगे ना उसका रेवेन्यू मिक्स हमारा बढ़ गया है, मतलब फ्रेंचाइजी सेल का रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव हो गया, तो जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रेंचाइजी सेल्स का मिक्स जब बढ़ता है रेवेन्यू में तो आपका पीबीटी मार्जिन इंप्रूव हो जाता है, इबिट्टा मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इबिट्टा लेवल पे आपका ये रेवेन्यू शेयरिंग होता है, और क्योंकि कॉस्ट वाला मतलब फिक्स कॉस्ट जो है उसका वो सारा का सारा फ्रेंचाइजी को करना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा फ्रेंचाइजी को करना है, तो उससे भी आपके पीबीटी मार्जिन इंप्रूव होते हैं। प्लस लास्ट ईयर भी कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्या किया था, जो फ्रेंचाइजी को लेकर के जो उनके टर्म्स वगैरह थे ना उसको रीनेगोशिएट किया था, मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बिल्ड करे थे फ्रेंचाइजी के साथ में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा इन्होंने डाल दिया था फ्रेंचाइजी के ऊपर, तो उससे क्या हुआ था कल्याण के 0.25 से 0.5% के जो मार्जिन हैं वो और बेटर हो गए, क्योंकि पिछले एक साल में जो भी स्टोर ओपन हुए हैं अब उससे रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, तो वो भी एक रीजन है कि क्यों कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए। फिर इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, मतलब जो आपका सेल्स इतना ग्रो कर गया 35-40% से, तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम ही है, एम्प्लॉय को सैलरी सेम ही जानी है, रेंट का जो कॉस्ट है वो सेम है, प्लस आपका जो पावर फ्यूल का कॉस्ट है वो भी सेम है, तो उसके मतलब वो ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से भी मार्जिन इंप्रूव हुए, और एक रीजन है आपका वो सिल्वर और प्लेटिनम के सेल्स थोड़े से बढ़ गए इस क्वार्टर में Q3 में लास्ट ईयर के Q3 के कंपैरिजन में। अब मैनेजमेंट का बोलना है कि ये सिल्वर प्लेटिनम वाला जो पार्ट है
इसको छोड़ के बाकी जितने भी रीजंस है वो हमारे कंट्रोल में है। मतलब चाहे वो रेवेन्यू शेयरिंग हो गया फ्रेंचाइजी से, या जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी हमारा कंट्रोल है, ऑपरेटिंग लिवरेज उस पर भी हमारा कंट्रोल है, प्लस स्टड ज्वेलरी वो भी हमारे लिए अच्छा कर रहा है। तो उनका कहना है ये चारों जो पार्ट है ना, ये चारों जो पिलर है, ये तो हमारे कंट्रोल में, और इसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बेटर ही रहेगा, यानी कि ये नीचे नहीं जाएगा, यहां से या तो और इंप्रूव होगा या कंपनी इसको मेंटेन करेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर लास्टली इन्होंने वही एक्सपेंशन प्लान अपना मेंटेन रखा है। इनका कहना है एटलीस्ट अगले 2-3 ईयर्स के लिए 80-84 के आसपास हम स्टोर ओपन करेंगे। केजी इंडिया मतलब कल्याण ज्वेलर इंडिया का जो स्टोर है, और बाकी 80-90 स्टोर इनका वो कैंडील का ओपन करने का प्लान है। इंटरनेशनल मार्केट जो है जैसे मिडिल ईस्ट हो गया या यूएसए हो गया, उसको लेकर के कंपनी 6-7 स्टोर ओपन करने को देख रही है। तो एक्सपेंशन प्लान इन्होंने मेंटेन रखा है। एक और चीज इन्होंने अच्छी बताई है, कैंडील वाला जो इनका बिजनेस है ना वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब आपको याद हो तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि एग्जिट Q4 जो है, मतलब ये जो आने वाला क्वार्टर है, इसमें कंपनी का ये कैंडल वाला बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ये Q3 में ही प्रॉफिटेबल हो गया। एक तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी रही, 140% के आसपास की ग्रोथ है। ऑफकोर्स लो बेस है लेकिन फिर भी ग्रोथ अच्छी है। और दूसरा, लास्ट ईयर इसमें 7 करोड़ के आसपास का लॉस था, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट इसमें रिपोर्ट करा है। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है कि जो नया बिजनेस अभी इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन लास्ट ईयर से इसका स्टार्ट ही किया था, ये बिजनेस अब प्रॉफिटेबल हो गया है कंपनी के लिए। तो यही था ओवरऑल कमेंट्री। अब इनका अगर आप ये मतलब वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो बहुत ज्यादा डी रेटिंग हो गई है। अभी इस स्टॉक का पी रिजल्ट आने के बाद 33-34 के आसपास है। जब मैंने इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे कल्याण का पी होता था ये 30 के आसपास, 30-35, और बिजनेस इसी 25-30% के रेट से ग्रो करता था। और फिर पूरी वो री रेटिंग हुई थी, मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन री रेटिंग हुई थी, 80-90 तक का इसका पी गया था। अभी आप देखोगे वापस डी रेटिंग हो चुकी है वैल्यूएशन की। हालांकि स्टॉक प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उस लेवल से अभी भी डबल है, क्योंकि तब आई थिंक ये 170-180 पे ट्रेड करता था, अभी 370-380 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक प्राइस अभी भी डबल हुआ है, लेकिन आपका जो वैल्यूएशन है, जो पी है, वो डी रेट हो गया। 80-90 से वापस ये 33-34 के आसपास आ गया। अब अगर आप इनका ये FY26 का पी देखोगे तो मतलब वो 31-32 के अराउंड बनता है, क्योंकि 940 करोड़ का पैट इन्होंने अभी कर दिया है 9 मंथ्स के अंदर। पिछले पूरे साल में कंपनी का 700 समथिंग करोड़ का पैट था, यानी कि 9 मंथ्स में आपने पिछले पूरे साल के पैट को 31-32% से आउट परफॉर्म कर दिया, और एक क्वार्टर अभी बाकी है। तो Q4 में अगर आप यही 25% का भी पैट अज्यूम करोगे तो भी लगभग 1200 करोड़ का पैट हो जाता है कंपनी का FY26 के अंदर। तो आपका फॉरवर्ड पी बनता है 31-32 का। फिर स्टोर एक्सपेंशन प्लान हमने देखा, कंपनी कह रही है लगभग 84 स्टोर हम ओपन करेंगे कल्याण के, और बाकी थोड़े बहुत कैंडील के। तो अगर आप कल्याण का भी एक्सपेंशन प्लान पकड़ोगे ना, सिर्फ कल्याण के खुद के बिजनेस का, तो भी 22 से 25% का स्टोर एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का। मतलब 25% से तो आपके स्टोर बढ़ेंगे, उसके साथ में इनका SSG आप देखोगे तो 15 से 20% रहता है। तो मतलब 30-35% या इवन 25-30% का भी ग्रोथ मेंटेन करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता नहीं है कल्याण का, नेक्स्ट ईयर भी FY27 के बेसिस पे भी अगर हम बात करें। और ऑपरेटिंग लिवरेज भी कंपनी को मिल रहा है। तो अगर आप सेम 25% का ग्रोथ अज्यूम करो बॉटम लाइन के अंदर FY27 में, तो फॉरवर्ड पी कंपनी का आता है लगभग 25 के आसपास, 24-25 के आसपास। मतलब वैल्यूएशन वाइज कल्याण का अगेन 3-4 साल बाद इस तरीके की डील देखने को मिली है कि पी 33 के आसपास है, और बिजनेस ग्रोथ अगर हम देखें तो उससे बहुत ज्यादा बेटर है। तो मतलब कोई रीजन समझ आता नहीं है कि क्यों इस तरीके का डी रेटिंग हमको देखने को मिला है। वही सिंपल पॉइंट है कि जो मार्केट में जिस तरीके की चीजें हुई हैं, ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, और थोड़ा बहुत इनके स्टॉक को लेकर के र्यूमर भी था। वही एक मेन रीजन समझ आता है कि इतना ज्यादा डी रेटिंग देखने को मिला है। अदरवाइज फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कुछ ऐसा बहुत खराब नहीं है बिजनेस के साथ में। अब एक वो मतलब मुझे वो काफ़ी अजीब सा पॉइंट लगता है कि वो हम जैसे वो करते हैं ना कि एक बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस से 5% 10% अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, तो इसलिए उस मतलब दूसरा वाला जो बिजनेस है इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम है, मार्केट उसके स्टॉक को पनिश कर रहा है। मतलब ये एक तरीके का वही है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ रीजन देना है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसके लिए मुझे कुछ रीजन देना है। ये कोई आपका वो क्या बोलते हैं, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जिस स्टॉक का 5-10% ग्रोथ अच्छा हुआ बाकी स्टॉक के कंपेरिजन में एक ही सेक्टर में, तो सारे FII सारे DII जो हैं वो सिर्फ उसी स्टॉक में कूद पड़ेंगे। मतलब उस स्टॉक में अपर सर्किट लगना चाहिए और बाकी सारे स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगना चाहिए। तो ये कोई रूल नहीं है कि एक मैट्रिक किसी का अच्छा हो गया तो मतलब वो स्टॉक बेटर हो गया, दूसरे स्टॉक का वो मैट्रिक अगर 5-10% खराब है तो वो स्टॉक बेकार हो गया। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस हमको लगाना जरूरी है। हाँ, आप ये बोलो कि कल्याण का जैसे प्लेज का एक इशू है, प्रोमोटर के प्लेज है, मतलब है इनका, इस कॉन कॉल में भी इनको पूछा गया। तो उनका कहना है कि लास्ट 6 मंथ में हमने थोड़ा बहुत लोन जो है वो रीपे करा है,
और नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसमें भी हम लोन थोड़ा बहुत रीपे करेंगे। तो इस तरीके के अगर आप रीजंस दो तो समझ आता है कि पास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू रहा है, इस वजह से शायद मार्केट को बियर मार्केट में थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट नहीं हो रहा बिजनेस के ऊपर, मतलब ये थोड़ी चीजें सेंसिबल लगती है। बट ये पॉइंट हो गया कि किसी का एक दो मैट्रिक अच्छा है किसी बिजनेस का, दूसरे बिजनेस का वही एक दो मैट्रिक खराब है, तो इसलिए सारा जो डिमांड है वो स्टॉक के अंदर चला जाएगा और ये स्टॉक लोअर सर्किट खाता जाएगा। ऐसा किसी सेक्टर में आपको नहीं दिखेगा। अगर कोई भी बिजनेस हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो, चाहे रिटेल ज्वेलरी हो या एफएमसीजी बिजनेस हो या बैंक हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर वो एक अच्छा ग्रोथ दे रहा है, एक अच्छा ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, हेल्दी ग्रोथ, मतलब आप आपकी नॉमिनल जीडीपी ऑन एन एवरेज 10-11% से ग्रो करती है, तो अगर कोई भी बिजनेस उससे 1.5 या 2 टाइम पे ग्रो कर रहा है, यानी कि 15-20% के आसपास वो ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन का इतना ज्यादा इशू नहीं है। मतलब ये नहीं कि पी उसका 80-100 का है, वैल्यूएशन उसका रीजनेबल है, रिटर्न रेशियोज उसके इंप्रूव हो रहे हैं या मेंटेन रहेंगे, यानी कि आरओई आरओसी उसका अच्छे लेवल पे रहेगा, कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सारे मैट्रिक्स हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आई मीन इस तरीके के मार्केट में तो बिल्कुल ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टॉक अपर सर्किट पे ही रहेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे अगर ये सारी क्वालिटी हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, तो मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करता हो और चाहे उसके कॉम्पिटिटर्स 100% पे क्यों ना ग्रो कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो बिजनेस में ये सारी चीजें हो, 15-20% की ग्रोथ हो, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, मार्जिन उसके नीचे की तरफ नहीं जा रहे हो, मार्जिन मेंटेन हो, रिटर्न रेशियोज उसके या तो इंप्रूव हो रहे हो या फिर उन्होंने मेंटेन करके रखा हो हेल्दी लेवल पे, और वैल्यूएशन कंफर्ट हो, तो उसके स्टॉक को मार्केट रिवॉर्ड करता है। आप कोई भी सेक्टर उठा करके देखो, ऐसा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी चीजें हो और जस्ट बिकॉज एक मैट्रिक किसी दूसरे बिजनेस का उससे ज्यादा है, अब वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ज्यादा डेट ले लिया उसने या इक्विटी डाइल्यूट कर लिया, वो सब चीज मार्केट इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट उसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा और बाकी स्टॉक को पनिश करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है स्टॉक प्राइस के अंदर, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किसी भी सेक्टर के अंदर ऐसा स्टॉक ढूंढ ही नहीं सकते जो क्वालिटी वाइज सस्टेनेबली ग्रो कर रहा हो, सारी चीजें हो और फिर भी मार्केट उसको रिवॉर्ड ना करे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ये एक्सेप्ट करना जरूरी होता है कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, मतलब हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम बिजनेस को पढ़ सकते हैं, बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि नंबर्स ठीक लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। अगर उसके बाद भी स्टॉक नहीं चलता है तो वहां पे एक्सेप्ट करना जरूरी है कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, वरना मतलब क्या होता है ना कि जो लर्निंग का स्कोप है वो हम खत्म कर देते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जो हमने थ्योरी बना ली वही ठीक है, तो वो चीज समझना जरूरी है। सो कल्याण का वही पॉइंट है, आप कोई और रीजन बोलोगे तो मेरे को समझ में आता है कि ठीक है ये सारे इशू हो सकते हैं, चाहे प्लेज का इशू हो या पास्ट प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड हो, बट फिर उसमें भी ये है कि प्रोमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर नॉन कोर एसेट में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो पहले भी किया था जब मार्केट ने रिवॉर्ड किया है, बट स्टिल वो फिर भी समझ आता है कि इन्वेस्टर उन चीजों को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है, तो ट्रस्ट का कभी कभी बीच में इशू आता है। पर ये सारे मैट्रिक, मतलब इसका कोई कॉमन सेंस होना चाहिए या फिर कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये पहले भी हो चुका है इतने सारे सेक्टर में, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम है, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि सब बिजनेस को 40-50% पे ही ग्रो करना है। अगर वो हेल्दी ग्रो सस्टेनेबली डिलीवर कर पा रहे, वैल्यूएशन कंफर्ट है, मार्केट रिवॉर्ड करता है, तो वही है। बाकी हम लोग को ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना है, और भी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।